मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अपने आप में ये वीडियो बहुत खास है, पूरा चैप्टर बहुत ही शानदार है क्योंकि इस चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज्यादा अच्छा। हाँ, गुड इवनिंग माय डियर ऑल। ओके, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। स्वागत है। सर आप लेट क्यों आते हैं? मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं। लेट आने का कारण ये होता है 6 से 7 मेरी CUET की क्लास चलती है और तो कभी कभी लेट हो जाती है। 2-4 मिनट इस स्टूडियो से उस स्टूडियो में या फिर डिजिटल बोर्ड को थोड़ा सा सारी चीजें चेंज करने में टाइम लग जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बताइए कि पिछले लेक्चर में जो मैंने बातें की थी वो आपको पूरी समझ में आई थी? यस और नो में जवाब दीजिएगा जरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस और नो में जवाब दीजिएगा, क्या आपको सारी चीजें समझ में आई पिछले वीडियो लेक्चर में? प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर वाकई में खास इसलिए है क्योंकि इसकी जरूरत अब आपको चौथे चैप्टर में भी पड़ेगी, 5वें चैप्टर में भी पड़ेगी। पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर अब इस चैप्टर से जुड़ा रहेगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर, वेरी गुड। तो हम लोग विद्युत धारा का आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और विद्युत धारा के उसमें आज हम क्या बात करेंगे? कल तो मैंने विद्युत धारा के संबंध में ही सारी बातें की थी, बहुत ज्यादा रिवीजन करने का वो विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बेस पर चीजें थी। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम धारा घनत्व के बारे में कि धारा घनत्व क्या चीज है। विद्युत धारा तो सर पढ़ लिए थे, विद्युत धारा सदिश है या अदिश वो भी आप बता दिए थे। हमें बस ये सीखना है विद्युत धारा सदिश या अदिश किस प्रकार है वो भी आपने बता दिया था बच्चों। ये हो गई धारा घनत्व, मतलब बच्चों होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, इसके बारे में पढ़ना है। धारा पढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा था सर जब हम धारा पढ़े थे। विद्युत धारा के बारे में आपने अच्छे से सिखा दिया था। सर ऐप में कब तक गड़बड़ी रहेगी? डाउट क्लास में तो बताया था, आप शायद कल तक ही रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। कल तक ही काम बचा हुआ है, उसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी काफी प्रयास करके अब। अच्छा एक चीज बताओ कि क्या एप्लीकेशन अब फास्ट हुआ है कि नहीं? ऐप में पता आप केवल कमी क्या रह गई है, क्योंकि नया सर्वर जो अपलोड हुआ है उसकी वजह से जो 4G फोन है और जो 3G फोन है, जिन बच्चों के पास पुराने फोन है उनमें वो ऐप सही से वर्क नहीं कर रहा है, स्पीड स्लो है। बाकी जो बच्चे नए फोन लिए हुए हैं उनमें ऐप की जो क्वालिटी है, कह सकते हैं ऐप की जो स्पीड है, स्पीड बूस्ट हो गई है, स्पीड पहले से बहुत तेज हो गई है। आप जैसे ही अपना बैच टिक करोगे वैसे ही सीधे अपने चीज में बढ़ोगे, ऐसा नहीं है। पहले जैसे ही सर्वर मतलब अपने क्लास पे टिक करते थे घुर 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 घूमता था, अब थोड़ा सा स्पीड जो है बूस्ट हुई है, स्पीड फास्ट हुई है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो धारा घनत्व के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा के बारे में पढ़े। अब ये धारा घनत्व कौन सी भौतिक राशि है, शायद आपने अपनी किताब में या NCERT बुक में देखा भी होगा। धारा घनत्व जैसा कि नाम से पता चल रहा है, करंट डेंसिटी। करंट बच्चों इस तार से होकर के जा रही है, मान लो इस वायर से होकर के जा रही है, आपके पास आ रही है, देख लो इस तरफ से दिखाएं, चलो इस तरफ देखो, ये तार की मोटाई कुछ है, ठीक है ना? और तार की पूरे प्रत्येकांक क्षेत्रफल से, आपको पता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, जितनी इसकी गोलाई है, जितनी इस तार की गोलाई दिख रही है वो उसकी क्या होगी? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो मैं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये अनुप्रस्थ काट का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। इसके पूरे क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित होगी, यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि इससे धारा प्रवाहित हो रही आधे हिस्से में प्रवाहित हो आधे हिस्से में ना हो। जब पूरा तार ही चालक है तो पूरे तार से धारा प्रवाहित होगी। तो इस पूरे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी भी बिंदु पर ले लोगे, किसी भी जगह पर, छोटी सी जगह पर, क्योंकि बच्चों इससे करंट हर जगह से आएगी, इससे करंट हर जगह से, यहां से यहां से यहां से यहां से, छोटी से छोटी जगह से करंट आपके पास तक आएगी। तो यहां पर किसी भी एक छोटा सा बिंदु ले ले, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट ले ले, हम कौन सा ले भैया, कैसे सिखाएं? इसमें कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लेंगे तो उस बिंदु के परितः कोई भी छोटा सा क्षेत्रफल, एक छोटा सा बिंदु ले, उसके चारों ओर का क्षेत्रफल, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अभी आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा और परिभाषा जैसे जैसे क्लियर होगी वैसे वैसे आपको धारा घनत्व भी क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन को मैं सिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्लास में याद भी कराऊंगा, क्लास में ही सिखाऊंगा, ये मेरा अपना खुद से प्रॉमिस है। तो हम धारा घनत्व को यही लिखते ही हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा किसके लिए, पहले तो कहो तो सूत्र लिख दें, सूत्र या तो बाद में लिख लें, धारा घनत्व के लिए सूत्र बाद में लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी चालक में प्रवाहित धारा का
किसी चालक में किसी बिंदु के चारों ओर, ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः, अच्छा सुनिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु के चारों ओर ना लिखो, किसी बिंदु पर धारा घनत्व, सुनिए, किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी भी बिंदु पर बताना हो, यहां से बीच से काट दी तब भी उस बिंदु पर धारा घनत्व बताना हो, किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः, उस बिंदु के परितः प्रति एकांक, परितः मतलब चारों ओर, उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, आपको पता होगा बच्चों, अगर हम यहां से ऐसे कट कर दे तो ये पृष्ठ इसका समतल हो गया, इसके लंबवत ही तो धारा बहेगी, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को, या हाँ ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रत्येकांक क्षेत्रफल से, प्रत्येकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है, विद्युत धारा के बराबर होता है। बहुत खूबसूरत सी परिभाषा है, आप इसे याद कर सकते हैं, एकदम स्पष्ट शब्दों में मैंने लिखी है। आप इसी को थोड़ा उलट पलट करके भी परिभाषा को अच्छा बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप इसी को थोड़ा सा उलट पलट करके भी परिभाषा और अपनी तरह से भी बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, किसी चालक में किसी बिंदु पर, कहीं पर भी ये चालक है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, इसके किसी भी बिंदु पर, यहां पर चाहे इसको कट कर दो तो बिंदु पर, तो किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व, हमको धारा घनत्व ही बताना है, चालक से जहां भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी भी बिंदु पर हमको धारा घनत्व बताना है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल, अच्छा देखो ये चालक है बच्चों, ये पूरा चालक है, चालक की ये गोलाई है छोटी सी, ठीक है, गोलाई है, और इसके इस बिंदु पर हमको बताना है धारा घनत्व, इस बिंदु पर, ठीक है। तो इस बिंदु के परितः एक छोटा सा क्या ले लेंगे, परितः क्षेत्रफल। तो इस प्रति एकांक क्षेत्रफल, इस जो परितः क्षेत्रफल लिया है चारों ओर, इसका छोटा सा भाग भी अगर हो तो उससे गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत धारा के बराबर होता है। ये हो गया कहने का अर्थ, ठीक है। तो ये होता है धारा घनत्व। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपसे बताते हैं, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा प्रवाहित धारा आई हो तो धारा घनत्व, बच्चों धारा घनत्व को जो होता है यहां पर जे से प्रदर्शित करते, किससे बच्चों, जे से, और जे बराबर होता है आई अपान में ए, जे बराबर क्या होता है, आई अपान में ए होता है। इससे पता चलता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आई मतलब एम्पियर और ए मतलब बच्चों मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही हो गया धारा घनत्व का मात्रक, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर एक कंडीशन हो सकती है कि यदि धारा की दिशा व अभिलंबवत क्षेत्रफल दिशा से, धारा की दिशा से अभिलंबवत क्षेत्रफल की दिशा, अभिलंबवत क्षेत्रफल की दिशा थीटा कोण पर हो, की दिशा थीटा कोण पर हो, मतलब बच्चों समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, हमें पता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसके किसी बिंदु के परितः ये विद्युत धारा की दिशा है, ऐसे ध्यान से सुनना, ये विद्युत धारा की दिशा है, ये आई, और इसी बिंदु P पर ये तो धारा की दिशा, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था ए, उसकी दिशा ये है, तो ये कोण जो है थीटा अगर इनके बीच में है तो धारा की दिशा वाला घटक लिया जाएगा ए कॉस थीटा,
इसका क्षैतिज घटक लिया जाएगा। इसका एक ऊर्ध्व घटक और भी होगा, इसका ऊर्ध्व घटक भी होगा a sin थीटा। वेक्टर को दो भागों में बांटने के लिए मैंने पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में सब जगह बताया है, तो प्लीज उस चीज को जरूर देखें। आप पहले से देख करके आए होंगे। यहाँ पर ये छोटी सी बात है, मैं इतना समय यहाँ पर खराब नहीं करूंगा, पहले से बता चुका हूं। ये इसका क्षैतिज घटक लिया जाएगा, केवल कार्यकारी होगा। क्यों? क्योंकि a sin थीटा की दिशा में वैद्युत धारा है ही नहीं, तो ये गणना में नहीं लिया जाएगा, केवल a cos थीटा। तो इस हिसाब से बच्चों जो यहाँ सूत्र बन जाएगा, j बराबर I अपान में a cos थीटा। ठीक है, इससे ये भी बन सकता है कि I बराबर j a cos थीटा, या इससे ये भी बन सकता है I बराबर j वेक्टर j डॉट वेक्टर a। क्या ये पता है ये क्या उसके बराबर a डॉट b cos थीटा है, a b cos थीटा है, तो a डॉट b वेक्टर के बराबर होगा। ये सारी चीजें कंफर्म है, 11th में भी सीखे हो इतनी बात, ये वाली बातें, तो इनको भी आप नोट कर सकते हो, जरूरी है इसके लिए। तो यहां पर ये मात्रक जो आया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये भी बताना जरूरी है कि ये कैसी राशि है। तो यह बच्चों सदिश राशि है। या कैसी राशि है? या एक सदिश राशि है। आप क्या कहते हो कि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में बता दूं? क्या ये चीजें मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में बता दूं? सही कह रहे हो, नहीं तो आप लोग को बहुत यहां दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी बातें हो, सिर्फ यहाँ पर ये बता देता हूं आपको कि ये जो cos थीटा बन रहा है, तो यहां से j बराबर बन जाएगा I अपान में a cos थीटा। ये एक भी, ये फार्मूला भी एक बन गया, I बराबर j बराबर I अपान में a cos थीटा। अगर अब इसको चेंज किया जाए, क्या है थोड़ा सा लिख लेते पहले ही एक बार, j बराबर I अपान में a cos थीटा। अब अगर इसको पलट के यहां ले जाया जाए तो I बराबर मिलेगा j a cos थीटा। और एक चीज मैंने बताई है कि 11th में ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, अगर बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर लिखा होता है तो इसे हम कहते हैं ab cos थीटा। ये क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। ये क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पर I बराबर मिलता है वेक्टर j डॉट वेक्टर a। तो इस सूत्र को भी आप याद कर सकते हो। नोट पॉइंट में और बातें क्या लिखनी है कि धारा घनत्व सदिश राशि है, ना कि अदिश। बहुत जरूरी चीज है, विद्युत धारा अदिश राशि है लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा किधर होती बच्चा पार्टी? हाँ, इसकी दिशा, एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो धारा घनत्व एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो होगी, इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। अब आप कहेंगे सर विद्युत धारा तो अदिश राशि, हाँ वो अपने आप में अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व तो सदिश राशि विद्युत धारा की दिशा में होती है। विद्युत धारा जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में धारा घनत्व होगा, विद्युत धारा की दिशा में होती है। इसकी विमा बता दो। मात्रक तो पता ही है, मात्रक अभी क्या निकाले थे, देखे थे। मात्रक था एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रक था एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसकी विमा बताओगे बच्चा पार्टी, तो विमा होगी एम्पियर के लिए A लिखोगे और L2 नीचे होगा, वो ऊपर जाएगा तो L2। इन सभी पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। ये धारा घनत्व से संबंधित सारी बातें मैंने बता दी। हेलो सर, हम अभी जस्ट बैच लिए हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकलॉग लगा है तो उसको पूरा पढ़िए। सर आप मेरा नाम लीजिए ना प्लीज, नाम लेके क्या मिलने वाला है वो भी मुझे बताइए। सर आपकी वाइफ की कॉल है क्या? प्रिंस सर की कॉल थी भैया। गुरुजी कल के पैनल पीडीएफ नहीं आया है। अच्छा, ओ कल का पैनल पीडीएफ, कल का पैनल पीडीएफ बाद में अपलोड किया गया शायद, लेकिन कल के पैनल पीडीएफ में तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताई थी। हमें लगता है लाइव लेक्चर से देख के उसको आपको लिख लेना चाहिए, बहुत कम था। सर फिजिक्स हार्ड लग रहा है। कहाँ से हार्ड लग रहा है बताओ? ठीक है ठीक है, ऐप का प्रॉब्लम जल्दी से हटाइए, बिल्कुल हटाया जाएगा। कॉल प्रिंस सर का था। सर वन शॉट कब होगा? वन शॉट नेक्स्ट वीक लेंगे, क्योंकि इस वीक में एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम था ना। अब क्लासेस एप्लीकेशन में सही चल नहीं पा रही थी, सारी क्लासेस यूट्यूब पे होने लगी, तो मैंने फिर सोचा कि अभी अगर लूंगा तो सही नहीं होगा,
1 शॉट लेक्चर है, 3-4 घंटे क्लास चलेगी। तो इस वजह से और टीचर की क्लास को बंद करना पड़ेगा, या बंद भी करना पड़ा तो अदर सब्जेक्ट की अपना चल रही है, लेकिन साइंस में तो अगर हम ले रहे हैं 1 शॉट तो 3-4 घंटे की क्लास लेंगे, तो 1 शॉट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस वजह से वो नाम से ही क्लास लेंगे, दोनों चैप्टर का लेंगे। इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके जो एक एग्जाम होंगे, मंथली एग्जाम, उसके पहले 1 शॉट लेना है मुझे दोनों चैप्टर का, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, इतनी बात धारा घनत्व से संबंधित बतानी थी, बता भी दी है। अब बात आएगी बच्चों वैद्युत चालन की, कि वैद्युत चालन क्या होता है। बच्चों वैद्युत चालन क्या होता है कि चाहे चालक हो, चाहे कह सकते हैं धातुएं ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी माध्यमों में, सभी पदार्थों में अलग अलग तरह से धारा प्रवाहित होती है। किसी में धनायनों के कारण, किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, किसी में वैद्युत विसर्जन के कारण। तो ये जो प्रक्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइएगा, वैद्युत चालन। क्या लगाओगे, वैद्युत चालन। चलिए, वैद्युत चालन, इसकी हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। जल्दी से चलें। वैद्युत चालन, अब वैद्युत चालन किस प्रकार होता है, वैद्युत चालन क्या होता है, ये बहुत बच्चों के मन में आ रहा है। वैद्युत मतलब आवेश, वैद्युत का मतलब आवेश, चालन का मतलब चलना, आवेश का चलना अब किसमें किस प्रकार होता है, वही है वैद्युत चालन। तो अगर हम बात करें वैद्युत चालन की, तो आवेश का किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक चलना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। किसी भी पदार्थ के भीतर या किसी भी प्रक्रम में, किसी भी परिपथ में आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत चालन कहलाता है। तो लिखें, किसी चालक में, किसी पदार्थ में, ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में, ठीक है, आवेशित कणों का, आवेशित कणों का, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, स्थानांतरण, किसी पदार्थ में आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है, चालन वैद्युत चालन कहलाता है। अब जो आवेशित कण है बच्चों, आपको पता है उन्हें क्या कहते हैं, कहलाता है, आवेशित कणों को आवेश वाहक कहते हैं। आवेश वाहक मतलब ले जाने वाला, आवेशित कणों को, आवेशित कणों को, आवेशित कणों को आवेश वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश वाहक। बहुत ध्यान से सुनना, आवेश वाहक कहते हैं। अभी नाम, ये एकदम बेसिक क्लासेस चल रही है, अभी बेसिक से डिफिनीशन है, ये बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन नहीं है जिसको लेकर के आप परेशान हो। सर विमा गलत है, विमा गलत है भैया, आई अपान में ए होता है, जे बराबर आई अपान में, आई की एम्पियर होती है ए, और मीटर की लंबाई लेंथ होती है ना एल, ए एल -2 होगा ना। अच्छा, ए एल -2 सही बोले आप सही हो गई, आप सही हो गई भैया। ए एल और एल ऊपर गया तो -2 हो गया, ठीक है, आप सही हो गया सर, माइनस छूट गया। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां आप सभी के लिए, आप सभी के लिए तालियां बजा रहे हैं हम। इसी तरह अपने एंजॉय सर की कमियां ढूंढते रहो है ना, जरूर बताओ बच्चों, नहीं छूट जाता तो फालतू में बेइज्जती हो जाती। कभी पैनल पीडीएफ कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यही पढ़ाते हैं, यही है वो महान शिक्षक जिनको लाखों बच्चे पसंद करते हैं। बेइज्जती हो जाएगी। आप लोगों ने बचा लिया, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, नहीं मेरी बेइज्जती होनी तय थी। यही तो होता है, साथ देना है। आवेशित कणों को बच्चों क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। अब आवेश वाहक क्या है, आवेशों को ले जाने वाला, आवेशों को ले जाने वाला। अच्छा देखा होगा वाहक शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है। कौन, घोड़े के वाहक, घोड़े को ले जाने घोड़ा वाहक है। रथ को ले जाने वाहक कौन है, घोड़ा है, ठीक है। ट्राली का वाहक कौन है, ट्रैक्टर है, तो ट्राली को ले जाने वाला ट्रैक्टर। वैसे आवेश वाहक, अब आवेश वाहक, आवेश को कौन ले जाते हैं, आवेश वाहक कौन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, धनायन हो गए, इलेक्ट्रॉन,
जैसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जैसे लिख दे रहा हूं, बाकी ये आपको लिखना नहीं है, अरे कॉपी में याद करने के लिए लिख लेना, बाकी आपको एग्जामिनर के सामने कॉपी में उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना। जैसे इलेक्ट्रॉन या धनायन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, आवेश वाहक होते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं आवेश के हिसाब से। तो ये हो गया बच्चों, आवेशित कणों को आवेश वाहक कहा जाता है। वैद्युत चालन इस प्रकार से होता है, ठोसों में किस प्रकार होता है, द्रवों में किस प्रकार होता है। अगर बच्चों द्रवों की बात करें तो द्रवों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों, धनायनों, ऋणायनों के कारण होता है, ठीक है। अगर हम द्रवों की बात करें, सबसे पहली बात, अगर हम द्रवों की बात करें कि द्रवों में किस प्रकार वैद्युत चालन होता है, तो द्रवों में धनायनों, ऋणायनों और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लिखेंगे पूरी बात। द्रवों में वैद्युत चालन, द्रवों में वैद्युत चालन धनायनों, ऋणायनों, धनायनों कामा ऋणायनों तथा द्रवों में वैद्युत चालन धनायनों, ऋणायनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जब बच्चों द्रवों में धारा प्रवाहित होती, द्रव कोई भी पानी हो या फिर और कोई पदार्थ हो, अगर वो द्रव रूप में है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये हो गई द्रवों की बात। इसके बाद गैसों में कैसे होता है, तो गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के कारण होता है। यहां पर बात लिखते है ना, क्या द्रवों में हो गया, गैसों की मैं बात कर रहा हूं, यहां से थोड़ा ऊपर से। गैसों में वैद्युत चालन, गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों, धनायनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, धनायनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और बच्चों वायु में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। वायु में कोई बहुत दूर तक तो वैद्युत चालन होता नहीं, आपको क्या लगता है? वायु में अगर ये वायु वैद्युत चालन करती, मतलब सुचालक होती वैद्युत की वायु आपके आसपास, तो भैया करंट खुला थे, है ना, मतलब तार सभी खुले होते हैं। अब उससे करंट जो फ्लो हो रही है, तो उसके संपर्क में तो वायु है, वायु के संपर्क में हम लोगों को करंट लगता, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब जो वातावरण में वायु है, जो गैसेस हैं, वो विद्युत की कुचालक है, लेकिन फिर भी बच्चों उसके आसपास विद्युत क्षेत्र बनता है, मतलब तार के आसपास जरूर होता है करंट। आप बहुत तार के नजदीक हाथ ले जाओगे तो आपको करंट लगेगा, मतलब आभास होगा विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि बाहर वायु में विद्युत विसर्जन होता है। तो गैसों में विद्युत चालन धनायनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और यह क्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। यह क्रिया जो है बच्चों क्या कहलाती है, विद्युत विसर्जन कहलाती है। यह क्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है, विद्युत विसर्जन कहलाती है, विद्युत विसर्जन कहलाती है। और जो ठोसों में होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है वो केवल किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो ठोसों में विद्युत चालन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठोसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठोसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अब ये पूरी बात आप लोगों ने कॉपी पे अपनी लिख ली होगी, और नहीं लिखी है तो पैनल पीडीएफ में लिखना, अगर अभी तक समझ रहे थे तो। इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अगली स्लाइड में चलेंगे। अब पता लगे यहां आप लिखोगे तो फिर हमसे कहोगे सर थोड़ी देर रुक जाइए। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लोगे कि वैद्युत चालन क्या है, आवेश का चलना, और इस प्रक्रिया को ही हम वैद्युत चालन कहते हैं कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इस प्रक्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। आवेशित कणों को ही आवेश वाहक कहा जाता है, और वे आवेशित कण कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या धनायन, यही बच्चों जो हैं वो आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। द्रवों में जो वैद्युत चालन होता है धनायनों, ऋणायनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। गैसों में वैद्युत चालन धनायनों एवं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इस प्रक्रिया को वैद्युत विसर्जन कहते हैं। और ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया को अगर ठोसों की बात की जाए तो उसे वैद्युत चालन ही कहते हैं, उसे वैद्युत चालन ही कहते हैं। सिंपल है। तो ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं सर, क्या ये आएंगी क्या एग्जाम में? आ सकती हैं, ऐसा नहीं। वैद्युत चालन किसे कहते हैं, या वैद्युत चालन से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। सर प्रश्न नहीं बताए, सर आप मेरा प्रश्न नहीं बनाते हैं, आपका प्रश्न। मैं हर वैसे
क्वेश्चन में लिखता हूं जहां पर प्रश्न बनने की संभावना होती है। ये आपका प्रश्न है और आप ऐसे प्रश्नों को देख करके एकदम बड़ी सी स्माइल करते हो, क्योंकि ये छापने वाला प्रश्न एकदम याद है सर, खाली डेरिवेशन ना दीजिए बस, फिर देखिए आपके छापो सुल्तान का कमाल। अगर पेपर में उतार ना दे एक एक चीज तो कहिएगा। आपका प्रश्न यहां पर क्या है कि वैद्युत चालन से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चालन से आप क्या समझते हैं? चालन से आप क्या समझते हैं? बच्चों ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप क्या समझते हैं, बस ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके अलावा नहीं। आप क्या समझते हैं, बस ये 2 नंबर में, इसके अलावा इसके आगे की उम्मीद ना करो। हाँ 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, या क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है, या क्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है गैसों में, ठीक है, ये चीजें हो गई, ठीक है। बताइए, ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया, धारा घनत्व वैद्युत चालन। अब आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, यादृच्छिक गति क्या होती है, रैंडम मोशन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, प्रश्न क्या बन सकता है कि यादृच्छिक गति से आप क्या समझते हैं, या यादृच्छिक गति किसे कहते हैं। यह आपकी किताब में हो सकता है प्रश्न ना हो, किसमें, एनसीईआरटी में। प्रश्न नहीं, कॉन्सेप्ट लिखा होगा, पक्का लिखा है, मैंने पढ़ा है भाई, कि इसमें क्या होता है कि किसी भी चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं। कोई भी चालक पदार्थ आप ले लीजिए, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा, तांबा, कुछ भी ले लीजिए, वो क्या होते हैं बच्चों, उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायनों से टकराते हैं, आयनों से टकराते हैं, अणुओं से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे टकरा रहे हैं अंदर, और उनकी इस गति को यादृच्छिक गति कहा जाता है। मतलब स्वेच्छा से उसे कह सकते हैं ये आवारा गति है, ठीक है। आवारा लोगों की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है, आवारा लोगों की गति, तो इसे हम क्या कहेंगे, आवारा गति। स्वतंत्र रूप से गति है, ठीक है, स्वतंत्र गति है, स्वतंत्र गति। हाँ, स्वतंत्र गति का मतलब ये नहीं है जरूर कि वो अपने पदार्थ से बाहर चले जाएं, अपने पृष्ठ से बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आवारा गति कर सकते हैं, स्वतंत्र गति कर सकते हैं, यह उनकी यादृच्छिक गति कहलाती है, ठीक है, चालकों में, मतलब धातुओं में, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिखता हूं कि यादृच्छिक गति क्या होती है। एक एक बात लिखेंगे, मैं देखो बहुत इत्मीनान से आपको पूरी परिभाषा लिख करके बता रहा हूं, और आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि आप उन्हें मेरे साथ में लिख सकते हैं तो लिखिए। धातुओं में या चालकों में, जो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों, परमाणुओं तथा अणुओं के बीच, सर कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन अणुओं से क्या संबंध है, क्योंकि कई परमाणु मिलकर के तो अणु बनाते हैं। तो बच्चों अगर कोई ये क्रिस्टल है, जैसे प्लास्टिक है, अगर ये चालक होता तो इसमें ढेर सारे परमाणु और ढेर सारे परमाणु मिलकर के एक यही अणु का निर्माण किए, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि पूरे प्रश्न में भी दौड़ सकते हैं, वो अणुओं से भी टकरा रहे हैं, परमाणुओं से भी टकरा रहे हैं, धनायनों से भी टकरा रहे हैं, धनायनों, परमाणु तथा अणुओं के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं। इस दौरान टकराने से इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराने से इनकी दिशा तथा परिमाण लगातार बदलता रहता है। टकराने से इनका परिमाण तथा दिशा लगातार बदलती रहती है। इसे यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है, इसे यादृच्छिक गति कहते हैं। हो गया, इसे यादृच्छिक गति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा। मतलब बच्चों इसमें कुछ इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, यहां पर है तो वो यहां भी गया, क्रिस्टल में ए पर था, बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से नहीं माना तो डी पर गया, डी पर नहीं माना तो पर आया, और ई पर फिर नहीं माना तो एफ पर गया,
एफ पर नहीं माना तो फिर कहां पर आया, जी पर आया, जी पर नहीं माना तो फिर एच पर आया। ऐसे मतलब वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये इसके लिए बच्चों यादृच्छिक गति होगी। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर स्टार्ट किया था कोई इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन ठाए 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 धुड़ुम धड़ा शिशुम लड़ भिड़ रहा है, डिशुम ढाए, तभी से लड़ता भिड़ता हुआ वो इलेक्ट्रॉन घूम टहल रहा है पूरे क्रिस्टल में। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो बच्चे जिन्होंने अपनी पहली हार में खुद आंख के आंसू पूछे होते हैं, है ना। सर गोलुआ को कहाँ छोड़ दिया, गोलुआ है ऐसा नहीं है, बेचारा बिजी रहता है, कहाँ कहाँ किसकी किसकी क्लास में पढ़ाने आए, किसकी किसकी क्लास में पढ़ाने आए, 11th में आता है, 12th में आता है, CUET में आता है, किसके किसके क्लास में आए, थक जाता है बेचारा, हम ही चले आते हैं, बड़ी बात है, गोलुआ तो थक जाएगा ही। अब बताइए बच्चों, ये परिभाषा हो गई, ठीक है। यादृच्छिक गति किसे कहते हैं, या यादृच्छिक गति से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इतना तो समझ गए। रहती है गति यार, कोई देखा तो नहीं है, बदलती रहती है, ठीक है। अच्छा आप देखो सही है, इसे यादृच्छिक गति कहते हैं। परिमाण तथा दिशा, एक बार मैं पढ़ लूं नहीं तो तुम लोग फिर पता नहीं ढूंढ के बता दोगे। धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों, परमाणुओं तथा अणुओं के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इस दौरान टकराने से इनका, ठीक है आप सही है। चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर जो बच्चों अगर हम प्रॉपर बात करें इससे कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो 12 से 15 नंबर का पूछा जाएगा, 12 से 15 नंबर का पूछा जाएगा। आप कहेंगे सर 12 से 15 नंबर ऐसे कैसे कर दे रहे हो, अभी के एग्जाम पैटर्न के अनुसार 140 नंबर का बच्चों होता है आपका पेपर, और 140 में कितने का बनाना होगा, 70 का, तो 70 में 15 नंबर, इसी से 12 से 15 नंबर हम एकदम मिनिमम बता रहे हैं। वैसे ये 12 से 18 भी हो सकता है, 12 से 18 भी हो सकता है, क्योंकि 140 नंबर ऐसे नहीं होंगे, 12 से 18 नंबर भी हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी, अरे भाई जो छोड़ना वो छोड़ देंगे, हम 18 नंबर इसके बनाएंगे इस चैप्टर के, क्लियर। इसके बाद बच्चों परिभाषा आती है माध्य मुक्त पथ की। क्या परिभाषा आती है, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, अब कितने लोग इसको बताएंगे भैया, सर मुझे नहीं आता, मैं क्यों बताऊं माध्य मुक्त पथ क्या है जब मुझे आता नहीं है मीन फ्री पाथ। माध्य मुक्त पथ बच्चों जो यहां पर आप देख रहे हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दो क्रमागत टक्कर हो रही, चाहे ए से बी, बी से सी, सी से डी, इनके बीच में जो दो क्रमागत टक्कर हो रही हैं, दो क्रमागत ये जो टक्करें हो रही हैं, इनके बीच की औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की इन्हीं दो टक्करों के बीच की औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा बच्चों लिखोगे, ठीक है। तो लिखे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका मान जो लगभग होता है, इसका मान लगभग जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर कोटि का होता है। इसका मान लगभग 10 की घात -9 मीटर कोटि का होता है, मीटर कोटि का होता है, याद रख लीजिए, लिख लीजिए इतनी बात। यहां पर देख सकते हो हमने इस चित्र में इस बिंदु को दर्शा भी दिया है। इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, लैम्डा। ये क्या होता है, लैम्डा। अरे भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक के भीतर ठिसुम ठिसुम ठाए ठुम
टक्कर कर रहा है ना, सभी से टकरा रहा है, लेकिन टकराने के लिए इनके बीच में जब एक टक्कर से दूसरी टक्कर हो रही है उसके बीच की जो औसत दूरी है, कभी कभी लेकिन औसत दूरी का मतलब समझो, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, तो उन सबका योग है ये एक तरह से। तो औसत दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। सर नोट्स कल अपलोड हो जाएगा चैप्टर 2 का, ठीक है? चैप्टर 2 का कह रहे हो ना नोट्स, चैप्टर 2 का नोट्स। सर औसत है, अरे भैया चली गई दूरी को, क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, चली गई औसत दूरी, लिखो नहीं लिखो कोई इतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप नहीं लिखेंगे हम आप लोग अब खाली ढूंढ रहे हो, ठीक है? क्लियर है? ठीक है बच्चों, बोलिए, क्लियर हो गया? बोलो भाई। माध्य मुक्त पथ हो गया। इसके बाद बच्चा पार्टी जो हमको पढ़ना है, माध्य मुक्त पथ हो गया, यादृच्छिक गति हो गया। अब है आगे श्रांतिकाल, एक नया टॉपिक, यही छोटी सी हेडिंग, श्रांतिकाल। चलो लिखोगे श्रांतिकाल। अब ये सर क्या है, एक नए नए शब्द आप लेकर के आ रहे हो। श्रांतिकाल ऐसे वर्ड है, इनका आपको याद करने में इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहले बता देना कि इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? टाउ। ताऊ जी नहीं, टाउ है टाउ। ये क्या है? लैम्डा है, ये है लैम्डा, ठीक है? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं माध्य मुक्त पथ को। ये है श्रांतिकाल। अब श्रांतिकाल क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा, ध्यान से सुनो। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी है उसको तय करने में लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है? किन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो क्रमागत, मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, ओहो, टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। थोड़ा सा स्पीड से लिखे ना, श्रांतिकाल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वो भी बड़ी रोचक बात है कि इसे जो है वो टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मान कुछ अलग ही है। इसका मान बच्चों क्या है? इसका मान जो है वो 10 की घात -14 सेकेंड की कोटिका होता है। -14 सेकेंड कोटिका होता है, मतलब इतना छोटा मान होता है, कोटिका होता है। कुल मिला के 10 की घात -14 सेकेंड के भीतर दूसरी टक्कर इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। यह है बच्चों श्रांतिकाल टाउ का मान। क्लियर हो गया? यही है श्रांतिकाल टाउ का मान। मुक्त गलत लिखा है, हम मुक्त अब फेंक के मार देंगे, मतलब खाली अब वही चीज ढूंढ रहे हो, पढ़ने में दिमाग नहीं लगा है। अरे मैंने बोला तो मुक्त था ना। एक बार ताली क्या बजा दी आप लोगों के लिए, तो फिर तो केवल जुगाड़ ढूंढ रहे हो कि अब आप कहां देखते हैं, खाली थोड़ी सी गलती लगे फिर कोई काम ही नहीं बचा समझने के अलावा। खाली देख रहे हैं कि अक्षर में केवल एक छोटी सी मिस्टेक मिल जाए, चन्नी मैया कसम सर को दिखा देंगे कि हम भी बता रहे हैं आपको। तब से देख रहे हैं मेरी ये गलती पहले कहां हुई थी, कहां आप लोगों ने बताया था जो हम आप लोगों के लिए ताली बजा दिए थे, गलत किए थे, नहीं बजाना चाहिए था। यहां पे नहीं था, कहीं यहां पर था इसमें, और उसको आप लोगों ने अब बहुत पीटेंगे। चलो ये हो गया श्रांतिकाल। इसके बाद बच्चों अब आता है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, अपवाह वेग अनुगमन वेग का। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है आज, लेकिन मैं 2 नंबर की सिर्फ परिभाषा बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे डेरिवेशन है भैया। अगला लेक्चर केवल और केवल डेरिवेशन से भरा होगा, लेकिन मजेदार होगा, बहुत मजा आएगा। आज तक ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं आपको 2 तरीके पहली बात बताऊंगा, किताब में एक और तरीका है, तो टोटल मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा डेरिवेशन कि अपवाह वेग अर्थात अनुगमन वेग को किस प्रकार प्रूफ किया जाता है। पहले आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुगमन वेग सर क्या है? अरे वाह सर, अभी हमने पढ़ा सर यादृच्छिक गति, ये अनुगमन वेग कैसी चीज है? अनुगमन वेग
अनुगमन वेग, या इसे ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अपवाह वेग, अपवाह वेग, या इसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे शेर श्रेणियों, इसे ही संवहन वेग कहते हैं, संवहन वेग। इतनी बातें बोली जाती हैं एक ही चीज के लिए। हाँ भाई, यहां हमारे यहां ऐसा ही होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एक सेकेंड, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी एक बात पता, खूबसूरत चीज क्या है, जो टॉपिक आज पढ़े हो उससे ही संबंधित है, कोई अलग चीज नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। इसीलिए बच्चों इसको पता किससे प्रदर्शित किया जाता है, अनुगमन वेग को वी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि वी नहीं लिखते, वी, वेग को वी से ही लिखते हैं, वेग है तो भैया वी से ही लिखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जी जो डी से शुरू है ना, इसलिए इसके सफिक्स में डी लगा देते हैं, इसलिए इसे प्रदर्शित करते हैं वी डी से। चील की निगाह है मेरी, कूट के फेंक के मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। चील की निगाह है मेरी। अच्छा ठीक है, देखो वीडी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वेग सफिक्स में हम डी लगा दिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अनुगमन वेग क्या है सर, कुछ अलग है क्या, कुछ नया है क्या? हाँ बिल्कुल नया है बच्चों, ये कोई धातु का चालक है। अब ऐसे आप परिभाषा अगर आप बुक में देखोगे तो सिर्फ रट लोगे लेकिन सीख नहीं पाओगे बच्चा पार्टी, गौर करना मेरी बात पर, पक्का नहीं सीख पाओगे, लेकिन यहां पर अगर समझ गए तो सिखा दूंगा मैं आपको सिखा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है, हमेशा के लिए याद रहेगा। ये बच्चों कोई चालक है जिसके सिरे हैं पी व क्यू, पी व क्यू। सर इसके सिरे हैं, एक तरफ गोल गोल ऐसे दिखाया है, एक तरफ आपने नहीं दिखाया, इसका भी रीजन, अरे हम भी बड़े दिमाग वाले हैं, आप ही बताओ, अगर एक सिरा आपकी तरफ ये गोल गोल दिखा दिया जाए थोड़ा सा, ऐसे में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसका एक सिरा थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं तो ऐसे घुमा देंगे, ये दिख जाएगा कि गोल गोल, फिर ये वाला सिरा नहीं दिखता है, इसलिए ऐसा किए हैं। अरे सर आप गजब दिमाग लगा दिए, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, हम टीपू सुल्तान है, टीप लेते क्या जाता, अरे इस तरफ भी ऐसे बना देते, इस तरफ भी ऐसा बना देते, हम लोग क्या जाता, हम लोग कुछ भी नहीं तर्क उठाते कि सर इधर क्यों दिख रहा है, इतना नहीं करते सर, हम लोग टीपू सुल्तान है आपके, एक एक चीज आप कहिए तो सही सर, इतना सर आप सोच लेते हैं। ये प्लस माइनस बच्चों हुआ क्या है और होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये चालक है एक, ठीक है, ये एक चालक है बच्चों जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। ये क्या है, एक चालक है, चालक जिसकी लंबाई एल है, ठीक है। इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, बहुत सारे, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या थे कि जब तक इस चालक को हम बैटरी से नहीं जोड़े थे, ये बैटरी है, बैटरी में आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ए की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, तो चालक में इस दिशा में होगी। बच्चों जब ये चालक जो आपको यहां पर दिख रहा है, जब ये बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ था तो इसके भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे गति कर रहे थे पता, वो गति कर रहे थे यादृच्छिक गति, ये वाली गति कर रहे थे, ये वाली गति, इधर उधर जुम जाए ध्रुम ध्राम ध्रुम विषुम ढाएं, ये कर रहे थे ये लोग, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे आयनों से इधर उधर। लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच में एक विभवांतर सेट कर दिया बच्चों, हमने क्या सेट कर दिया, एक विभवांतर सेट कर दिया, वैसे ही इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो देखे भाई कोई ना कोई तो आया है, चलो चलते हैं अपने घर, कोई बुला रहा है। वो बुलाने वाला था धन, ये वाली जो वैद्युत सेल बना था वोल्टाजी ने जो बनाया था, उसके धन प्लेट की ओर ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं, एक निश्चित वेग से एक नियत दिशा में दौड़ने लगते हैं इस बैटरी के धन टर्मिनल की ओर। और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में दौड़ते हैं बच्चों, इनके इसी वेग को, जो सूक्ष्म नियत वेग से एक निश्चित दिशा में दौड़ते हैं, इसी वेग को बच्चों हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, और इनके दौड़ने से ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगा। क्लियर हुआ? यह है बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। समझ में आया? अब देखो इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, परिभाषा एकदम वही होगी जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। क्या किया है मैंने, चालक के सिरों पर क्या लगाया है, विभवांतर लगाया है, तो वही चीज लिखना शुरू करेंगे। क्या, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। देखो वैद्युत क्षेत्र बन गया ई, है ना, करते हैं तो चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है।
और जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है बच्चों तो वैद्युत बल कार्य करेगा इन इलेक्ट्रॉनों पर, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जिसके प्रभाव से क्या, फिर सीधे ये लिखते हैं, जिसकी विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, गति करने लगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करने लगते हैं, नियत वेग से गति करने लगते हैं, इसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे गति करने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इस सूक्ष्म नियत वेग को सीधे इसे लिखें, इसे अनुगमन वेग कहते हैं, या इस नियत वेग को, इस सूक्ष्म नियत वेग को, तो इसे सीधे लिखते हैं, इसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, V सफिक्स में छोटा सा D, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए, क्लियर। गुरु जी गलत है, कहाँ गलत है, स्थापित, अच्छा स्थापित दो बार लिख दिए, अब तुम लोग पिट जाओगे, जाते जाते यार पिटोगे फालतू में, काहे लिए। चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक है, चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, अब ठीक है, छोड़ो अब मिलते हैं बच्चों कल। जो बातें मैंने आज बता दी इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, कल इसका बच्चों डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आज की DPP में यही मान लो, इन्हीं परिभाषाओं को आपको याद करना है, ठीक है, इन्हीं परिभाषाओं को पढ़ना है, कुछ खास नहीं है, बढ़िया छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ठीक है, याद हो जाएंगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच ऐसा प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। और पूरे दिन बच्चों, जितने भी दिन अब आपके आगे लेक्चर होते हैं, रेगुलर जुड़ना है प्लीज, किसी भी दिन मिस करोगे तो ये आपकी गलती होगी, फिर मेरी नहीं, ठीक है। फिजिक्स सीखना है तो समय देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।